हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आई एस कीड़ा। ये वीडियो सीरीज़ हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 जो कि 4 अक्टूबर को होने जा रहा है उसके लिए शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो जो है आपको ऑलरेडी इस चैनल पे दिया गया है, फिर भी उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 के लगभग 10 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर मेरी एडवाइस है कि आप ये क्वेश्चंस वीडियो देखने से पहले वो गूगल डॉक ओपन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और खुद ब खुद ये क्वेश्चंस जो हैं एक बार अटेम्प्ट करें। और जब आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद ये वीडियो वापस आके देखें, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और उस चैनल पे आप सबके साथ हम सॉल्यूशंस का पीडीएफ शेयर करेंगे ताकि आप आराम से रिवीजन कर सकें। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो व्हाट विल फॉलो इफ़ अ मनी बिल इज़ सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अगर राज्यसभा जो है मनी बिल में कोई अमेंडमेंट या कोई चेंजेस करती है तो फिर क्या होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। जो लोकसभा है वो उसका डिस्क्रिशन है कि वो बिल के साथ क्या करना चाहती है। इट्स राज्यसभा के जो रिकमेंडेशन है उसको कंसिडर करना है या फिर कंसिडर नहीं करना है, इसमें टोटली जो डिसीजन है वो लोकसभा का होगा। जो हमारा ऑप्शन बी है वो है द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, यानी कि अगर एक बार राज्यसभा ने कोई भी चेंजेस कर दिए उस बिल में तो लोकसभा उस बिल को फर्दर कंसिडर नहीं कर सकती, यानी कि उन रिकमेंडेशंस में कोई चेंजेस नहीं कर सकती है। जो हमारा ऑप्शन सी है वो ये कहता है कि द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि लोकसभा एक बार और मनी बिल को वापस राज्यसभा के पास भेजेगी, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म था बिल का उसको प्लीज़ एक बार और रिकंसिडर करिए, उसको एक बार और उस पर गौर फरमाइए। और जो हमारा ऑप्शन डी है वो ये है कि द प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। जो प्रेसिडेंट है वो अपर हाउस और लोअर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जॉइंट सिटिंग बुलाएगा ताकि बिल को और इजीली पास कर सके। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा, विच मीन्स इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जो मनी बिल में अपर हैंड लोकसभा का होता है। इट्स टोटली लोकसभा डिस्क्रिशन कि वो जो राज्यसभा के रिकमेंडेशंस को कंसिडर करना चाहती है या फिर नहीं करना चाहती है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ मनी बिल। सो अगर मनी बिल में ये सारे प्रोविजंस हैं तो हम उस बिल को मनी बिल कहेंगे। अब कौन से प्रोविजंस हैं? पहला टैक्सेशन का, दूसरा गवर्नमेंट बोरोइंग्स का, और थर्ड जो है एक्सपेंडिचर फ्रॉम और रिसीव्ड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा जो CFI है उसमें जो पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं उससे उसके जितने भी प्रोविजंस हैं अगर वो किसी बिल में हैं तो उसे हम मनी बिल कहेंगे। और अगर किसी बिल में टैक्सेशन, बोरोइंग या CFI इन तीनों में से कोई भी एक प्रोविज़न है तो उस बिल को भी मनी बिल कहा जाएगा। एंड जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद, और लोकसभा में मनी बिल को पास करने के लिए सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, यानी कि ऑफ ऑल द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। और एक बार लोकसभा में मनी बिल पास हो गया तो फिर बिल राज्यसभा में जाता है, जहाँ पे राज्यसभा उस बिल में के लिए रिकमेंडेशंस लोकसभा के पास सेंड करती है। अगेन इट्स लोकसभा डिस्क्रिशन, वो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। और हमारा जो रिकमेंडेशंस है राज्यसभा के अगर 14 डेज़ के अंदर नहीं आए, यानी कि लोकसभा ने एक बार बिल पास किया, वो राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा ने अगर 14 डेज़ के अंदर अपने रिकमेंडेशंस नहीं दिए तो उस बिल को पार्लियामेंट के द्वारा पास माना जाएगा। द बिल विल बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सेकेंड क्वेश्चन,
Which one of the following statements is correct? In India, the same person cannot be appointed as the governor for 2 or more states at the same time. यानी कि सेम पर्सन को हम 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकते. The judges of the High Court of the states in India are appointed by the governor of the state, just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उसी तरह हाई कोर्ट के जजेस को जो है गवर्नर अपॉइंट करता है. ऑप्शन सी, नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट. गवर्नर के रिमूवल के लिए कोई भी प्रोसीजर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. In the case of a union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. जो हमारा यूटी है जिसमें भी लेजिस्लेटिव सेटअप है, जैसे कि दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करता है अगर चीफ मिनिस्टर की जो पार्टी को मेजॉरिटी सपोर्ट मिला हुआ है. तो हमारे इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन ए. ऑप्शन सी यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया है गवर्नर को रिमूव करने के लिए. और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155 एंड 156, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ एन अपॉइंटी ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपॉइंट करता है एंड ही और शी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के विल के अकॉर्डिंग जो है ऑफिस का जो उसका टेन्योर होता है, इट्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की विल और विश को रेफर करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट की अपनी कोई विल या डिस्क्रिशन नहीं होती है. वो टोटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एक्ट करता है. ठीक है ना? द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मेनली रिफर्स टू द विल एंड विश ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एज प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एंड ऑप्शन ए वो भी करेक्ट है. द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स. चलिए हम रॉन्ग ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि उसमें सही क्या होगा. जैसे कि हमारा ऑप्शन बी है जो कह रहा है कि द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि स्टेट्स के जजेस को गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. अगेन इट्स इनकरेक्ट बिकॉज जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट. और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से नीचे कोई जजेस अपॉइंट हो रहे हैं हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी कंसल्ट करता है. एंड हमारा जो ऑप्शन डी है जो कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर of a union territory having a legislative setup is appointed by the President of India on the basis of majority support. लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है चीफ मिनिस्टर जो यूटी का होता है उसको अपॉइंट करता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसके प्रोविजंस में कोई अमेंडमेंट करना है तो ऐसे बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. इफ़ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस करना चाहता है, तो उसको पास होने के लिए जो हमारे देश की सारी स्टेट्स हैं उनका रेटिफिकेशन यानी कि उनकी सर्व सहमति की ज़रूरत है. सो व्हाट द ऑप्शंस आर 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 or 2. The correct answer is D, neither 1 or 2. So an amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in any house of the parliament. यानी कि अगर हमें अगर
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी भी प्रोविज़न में कोई अमेंडमेंट करना है तो ऐसे बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरी बात, सारी स्टेट्स का नहीं, सिर्फ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन ज़रूरी है इफ़ द अमेंडमेंट सीक्स टू मेक एनी चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। एंड इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के फीचर्स क्या हैं? तो फर्स्ट फीचर इज़ इट कैन बी लेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों में से किसी भी हाउसेज में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ध्यान रहे स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, या तो प्राइवेट मेंबर हो या मिनिस्टर हो, दोनों कोई भी इस ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। The permission of the president is not required to introduce the bill in either house of the parliament. Permission of the president की कहाँ ज़रूरत थी? मनी बिल में ज़रूरत थी, लेकिन ऐसे बिल में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। द बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली, दोनों हाउसेज में बिल को सेपरेटली पास करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक हाउस में पास होकर दूसरे हाउस की बात नहीं मानी, यानी कि राज्यसभा की बात नहीं मानी। दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेपरेटली इस ऐसे बिल को पास करना इज़ कंपल्सरी। अगेन इट शुड बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी से ही ये बिल पास होगा। व्हाट इज़ अ स्पेशल मेजॉरिटी? 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग हाउस में उस वक्त जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उनका 2/3 वोट, एंड नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ यानी कि लोकसभा का 545, राज्यसभा का 245, उनका जो टोटल स्ट्रेंथ है उनका 50% प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। जब ऐसी मेजॉरिटी मिलती है तभी वो हाउस, जब ऐसी मेजॉरिटी से ही, इतने वोट्स के बाद ही वो बिल हाउस में पास होगा। और स्पेशल मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, be a member of a committee of the Lok Sabha, 3 speak in the Lok Sabha, vote in the Lok Sabha. Now, which of the statements given above is /r are correct? A 1 only, B 2 and 4, C 1, 2 and 3, D 1 and 3. So the correct statement is C, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि 1, 2 and 3, हमारे जो ऑप्शन 1, 2 and 3 तीनों करेक्ट हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा विदाउट अ वोट। अटॉर्नी जनरल कैन नॉट वोट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस बट कैन टेक पार्ट इन ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। ठीक है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड ही इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। Again, Article 76 of the Constitution provides for the office of AG of India. ये हमारा Article 76 के अंदर AG के अटॉर्नी जनरल को लेके जितनी प्रोविजंस हैं वो हमारे Article 76 में दिए हुए हैं। सो अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी, यानी कि AG जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। एंड शी और ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसकी क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर किसी पर्सन को, किसी लॉयर को अगर हम जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं तो वो अटॉर्नी जनरल भी अपॉइंट किया जा सकता है। टर्म ऑफ द ऑफिस इट नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमारा गवर्नर का रिमूवल और का प्रोविज़न नहीं दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरह अटॉर्नी जनरल का जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड नहीं है। ओके। एंड रिमूवल प्रोसीजर्स एंड ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ AG भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जस्ट लाइक द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, अटॉर्नी जनरल होल्ड्स his or her office as per the pleasure of the president and can be removed by the president at any time. Again, pleasure of the president doesn't literally mean pleasure of the president. It means discretion of the council of ministers of the central government, because president works according to the advice tendered upon him by the council of ministers.
Question number 5. The Parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaties. जो पार्लियामेंट है हमारे देश का वो इंडिया के किसी भी हिस्से का या फिर पूरे के पूरे देश का के लिए लॉ, कन्वेंशन या ट्रीटी बना सकता है किसी भी बाहर के देश या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ। जो हमारे ऑप्शंस हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, यानी कि ऐसी ट्रीटी या फिर ऐसा लॉ, ऐसा एग्रीमेंट बनाते वक्त पार्लियामेंट को पूरे स्टेट्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। बी, विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। सी, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न्ड, यानी कि अगर सपोज़ किसी देश के किसी पर्टिकुलर भाग के लिए कोई प्रोविज़न या कोई लॉ बना रहा है जिसका रिलेशन किसी बाहर की कंट्री से है, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी से है, किसी कन्वेंशन से है या किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से है, तो जो स्टेट्स कंसर्न्ड हैं उन्हीं का कंसेंट चाहिए। या फिर डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। सो द करेक्ट आंसर इज डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। सो आर्टिकल 253 confers an overriding power on Parliament to make laws for the whole or any part of India. सो आर्टिकल 253 जो है हमारे पार्लियामेंट को एक सुप्रीम पावर ग्रांट करता है टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। लॉज हमारे देश के किसी भी पार्ट के लिए, पूरे देश के लिए बनाने के लिए। कैसे लॉज? कोई भी लॉज नहीं, कैसे लॉज? जो लॉज इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट और या फिर कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करे। कोई भी लॉ नहीं, अगेन जस्ट कीप इन माइंड टू मेक लॉज फॉर दी होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग उस ट्रीटी को, उस एग्रीमेंट को, उस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है, किसी कंट्री के साथ है, या फिर कोई डिसीजन है जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लिया गया। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज को लेके जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, अगर उसको लेके कोई लॉ बनेगा तो ज़रूरी नहीं है कि जो पार्लियामेंट है उन स्टेट कंसर्न्स की कंसेंट ले, वो उसके पास एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 6 which says, next question, the government enacted the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? PESA Act, commonly known as the PESA Act, जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है 1996 का, उसके इनमें से जो 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑलवेज कीप इन माइंड जब हम क्वेश्चन पढ़ते वक्त जो नॉट, विच इज़ नॉट आइडेंटिफाइड एज इस ऑब्जेक्टिव, कभी उसको ओवर रीड ना करें। सो we have 4 options. The first option is to provide self-governance. B, recognize traditional rights. C, to create autonomous regions in tribal areas. D, to free tribal people from exploitation. So our first option is to PESA का act, obviously to provide self-governance. Suraj. B, to recognize traditional rights, जो गांव के या ट्राइबल एरियाज़ के, शेड्यूल एरियाज़ के जो अपने ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। सी, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज़, सेल्फ गवर्नड एरियाज़ इन ट्राइबल रीजन्स जो हैं ट्राइबल एरियाज़ में, उनके क्रिएशन के लिए। और फिर डी, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, दैट इज़ आंसर सी, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन द ट्राइबल एरियाज़। ओके, सो ऑटोनोमस रीजन जो है ट्राइबल एरियाज़ के, वो सिर्फ 6th शेड्यूल में क्रिएट कर सकते हैं। द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनेक्ट किया हुआ लॉ है जो 1996 में इनेक्ट किया गया था, टू इंश्योर सेल्फ गवर्नेंस ट्रेडिशनल ग्राम सभास फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल्ड एरियाज़ ऑफ इंडिया। सो इट इज़ टू इंश्योर कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सेल्फ गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए ये जो लॉ है हमारी सरकार ने 1996 में बनाया था। और शेड्यूल्ड एरियाज़ जो हैं वो किस में दिए गए हैं, किस प्रोविज़न में दिए गए हैं? वो 5th शेड्यूल में दिए गए हैं। दे आर गिवन इन द 5th शेड्यूल, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज शेड्यूल्ड एरियाज़। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल है उसमें कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं विच आर नोन एज द शेड्यूल्ड एरियाज।
Question number 7. It says, under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act of 2006, which is also known as Recognition of Forest Rights Act, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights, or both? So, scheduled areas में जो कुछ फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं जिन पे या तो कम्युनिटी अपना राइट क्लेम कर सकती है या फिर इंडिविजुअल अपने राइट क्लेम कर सकते हैं. द पीपल हु आर ड्वेलिंग इन दोज फॉरेस्ट एरियाज, स्पेशली द ट्राइबल्स, द लोकल कम्युनिटीज़. ठीक है, तो इस राइट को डिटरमाइन करने की अथॉरिटी किसके पास है? सो वी हैव 4 ऑप्शन. द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. द सेकेंड ऑप्शन इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर. द थर्ड ऑप्शन इज तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और मंडल रेवेन्यू ऑफिसर. एंड द लास्ट ऑप्शन इज ग्राम सभा. सो द राइट आंसर इज ग्राम सभा. ग्राम सभा के पास ये राइट होता है. सो ये जो हमारा एक्ट है, रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये 4 तरह के राइट्स को डिटरमाइन करता है. टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स एंड प्रोसीजर्स. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? द फर्स्ट जो हमारी ग्राम सभा है, पूरी की पूरी विलेज असेंबली, ग्राम पंचायत नहीं, पूरी की पूरी विलेज असेंबली. ठीक है, जो पंचायत होती है ग्राम सभा का एक पार्ट होती है. ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत आर 2 डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, सो जो ग्राम सभा है वो एक रिकमेंडेशन करेगी कि who has been cultivating land for how long, which minor forest produce is collected, etc. The Gram Sabha plays this role because it is a public body where all people participate and hence is fully democratic and transparent. So Gram Sabha उस particular village area के जितने भी लोग हैं वो सब उस ग्राम सभा के members हैं. और ग्राम सभा इज़ अ डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट बॉडी, सो इट हैज़ द अथॉरिटी टू डिटरमाइन कि वो लैंड जो कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया है या फिर इंडिविजुअल फॉरेस्ट लैंड है, और किसके पास हक है उस लैंड में कल्टीवेशन करने का, और उसका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो कौन कलेक्ट करेगा. पूरी कम्युनिटी कलेक्ट कर सकती है या फिर एक इंडिविजुअल कलेक्ट कर सकता है. सो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है हमारे ग्राम सभा के पास है. और जो ग्राम सभा का जो रिकमेंडेशन है, इट गोज़ थ्रू 2 स्टेजेस ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी एट द तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. जो रिकमेंडेशन होते हैं ग्राम सभा का, वो 2 स्क्रीनिंग स्टेजेस पे जाता है, एक तालुका पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मेक्स द फाइनल डिसीजन. The committees have 6 members, 3 government officers and 3 selected persons. ठीक है, तो 6 लोग होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफिसर्स और 3 जो है इलेक्टेड पीपल होते हैं. And at both the taluka and the district level, any person who believes a claim is false can appeal to the committees. जिनको भी लगता है कि ग्राम सभा का ये जो रिकमेंडेशन है या फिर किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी का जो क्लेम है उस फॉरेस्ट लैंड के ऊपर वो फॉल्स है, तो वो जो कमिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी है, उसके पास जाके उसके अगेंस्ट एक अपील दर्ज करा सकते हैं. एंड इफ़ दे प्रूव द केस इज़ राइट, वो जो अगर वो अपील से वो अपना केस को सही प्रूव करा लेते हैं, सो वो जो क्लेम है उसको डिनाई कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 एंड अंडर सेक्शन 6 सब क्लॉज 4. And finally, land recognized under this act cannot be sold or transferred. But again, the thing to be kept in mind is कि अगर किसी community या फिर किसी individual को ऐसा कोई forest land उस पे उसके right को एक मान्यता दी गई है, तो ऐसे लैंड को आप बेच नहीं सकते, ना ही किसी और को उसका ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं. आपके पास सिर्फ उस लैंड की देखरेख, उस लैंड में कल्टीवेशन, और उस अगर वो फॉरेस्ट लैंड है तो उसका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट करने का आपके पास हक होगा, उसे बेचने का या फिर उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करने का नहीं. Next question is, economic justice as one of the objective of the Indian Constitution has been provided in. Economic justice जो है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविज़न है, वो किस में दिया गया है? प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डी नन ऑफ द अबव. सो द टर्म जस्टिस, तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमिक जस्टिस. सो इकोनॉमिक जस्टिस जो है, इट सीक्स टूवर्ड्स एलिमिनेशन जो और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो इकोनॉमिक जस्टिस अगर किसी देश में है तो वो
उसका ऑब्जेक्टिव होता है हमारे देश में जो वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी को लेके जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनका एलिमिनेशन करना. So a country will only achieve economic justice if there is no discrimination on the basis of wealth, property and income. हर कोई इक्वल है तो उस देश में सही मायने में इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो दर्शाई जाएगी. सो तो फिर इकोनॉमिक जस्टिस जो है हमारे किन प्रोविजंस में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. ठीक है. सो और प्रियम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस के अलावा 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस भी दिया गया है, सोशल एंड पॉलिटिकल. सो ये जो हमारे 3 जस्टिसेस का जो कॉम्बिनेशन है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये इन दोनों के अंदर इनको अच्छी डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है. और ये जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनसे मिला के ये तीनों जस्टिसेस जो हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर को प्रोवाइड कराई हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने. सो बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक जस्टिस की. सो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो मेंशन्ड है प्रियम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. फंडामेंटल राइट में ये मेंशन्ड नहीं है, ये मेंशन्ड है प्रियम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. सो जो preamble है which reads as we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political. ठीक है. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. सो अगेन मैंने ज़्यादा पढ़ दिया. सो जो प्रियम्बल में इसका जो हमारा 3rd लाइन है विच सेज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सो इकोनॉमिक जस्टिस जो है हमारा डेमोक्रेटिक जो प्रियम्बल में दिया गया है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके आर्टिकल 38 में दिया गया है विच सेज द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच सोशल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल लाइफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड इज दैट जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है वो पूरी तरीके से भी किसी भी कंट्री में आप अप्लाई नहीं कर सकते. इट्स एन यूटोपियन कंसेप्ट. बट हाँ, द स्टेट कैन ऑलवेज स्ट्राइव. जो स्टेट जो है हमारा, जो देश है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हम जो लोग हैं, इट्स हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट, पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट. सो हम लोग वी कैन ऑलवेज स्ट्राइव, वी कैन ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स ब्रिंगिंग दीज फॉर्म ऑफ जस्टिस इन द कंट्री. हम कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारा सोशल ऑर्डर है, जो हमारा समाज का जो कानून है, जो तौर तरीके हैं, वो इन तीनों सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को जो है इम्प्लीमेंट करें हमारे सोसाइटी में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में. बट 100% कभी भी किसी भी देश में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. इट इज़ एन यूटोपियन कॉन्सेप्ट. Again, so sorry for the digression. The correct answer is answer B, the preamble and the directive principles of state policy. Question 9. According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस देश को चलाने के लिए, इस गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है, यानी कि इट्स प्राइमरी, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अलावा काम नहीं चल सकता. सो द ऑप्शंस आर फंडामेंटल राइट्स, fundamental duties, C, directive principles of state policy, and D, fundamental rights and fundamental duties. The correct answer is C. The C, that means DPSPs, the directive principles of state policies. हालांकि जो DPSPs है वो फंडामेंटल राइट्स की तरह जस्टिशिएबल नहीं है, यानी कि इफ़ एनी ऑफ द DPSP इज़ डिनाइड टू एनी सिटीज़न, वो सिटीज़न जो है वो कंप्लेन लेके किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता. बट अगर आपका फंडामेंटल राइट डिनाई हो सकता है तो यू कैन ऑलवेज अपील टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड गेट इट इम्प्लीमेंटेड, विच इज़ नॉट द केस विद द DPSPs. पर उसके बावजूद भी जो DPSPs हैं दे आर फंडामेंटल, दे आर वेरी क्रूशल, दे आर वेरी प्राइमरी
for they play a very crucial role in the governance of the country, and it is the duty of the state to apply these principles in making laws. So while making laws for the welfare of its citizens के वेलफेयर के लिए जब भी हमारा देश, हमारे जो स्टेट है, कोई लॉ बनाती है, जो सरकार कोई लॉ बनाती है, तो ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो इन DPSPs को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ को दिमाग में रखेगी और वो रखकर ही वो लॉ बनाएगी. Last question 10. The Parliamentary Committee on Public Accounts consists of not more than 25 members of the Lok Sabha, scrutinizes appropriation finance accounts of government. Third, examines the report of the Comptroller and Auditor General of India. So which of the statements given above are correct? First, 1 only. Second option is 2 and 3 only. Third option is 3 only. And the last option is 1, 2 and 3. So the correct answer is B, 2 and 3 only. That means it scrutinizes appropriation accounts and finance accounts of the government and examines the report of the CAG of India. So जो हमारा जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो it is a committee of selected members of parliament which is constituted by the Parliament of India for the auditing of the revenue and the expenditure of the Government of India. जो Government of India के जो साल भर जो एक फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सपेंडिचर होता है और जो टैक्सेस होते हैं, जो रेवेन्यूज़ होते हैं, उनकी ऑडिटिंग के लिए, उनके परीक्षण के लिए जो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, कमिटी ऑफ इंडिया है, वो कमिटी जो है हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है. एंड द स्ट्रेंथ इज़ नॉट मोर देन 22 members, that is 15 members are from Lok Sabha and 7 members are from Rajya Sabha, that is the upper house of the parliament. And जो members होते हैं उनका term of office is 1 year. And the chairman is appointed by the speaker of the Lok Sabha, और जो चेयरमैन है उस कमेटी का वो लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं. और सिंस 1967 द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अपोजिशन. 1967 से ये प्रथा चली आ रही है कि जो उस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो अपोजिशन से होता है. ठीक है. एंड अर्लियर इट वॉज हेडेड बाय अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड इट्स चीफ फंक्शन, पहले जो था वो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर थे 67 से पहले वो उसको हेड करते थे. एंड इट्स चीफ फंक्शन इज टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इट इज़ लेड इन द पार्लियामेंट. सो जो CAG जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट लाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट जिसमें कि वो एग्जामिन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको जब वो एग्जामिन करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, उसकी जो रिपोर्ट है जब वो पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट करते हैं, तो फिर ये जो कमेटी है वो उस रिपोर्ट को एग्जामिन करती है. ठीक है. एंड CAG also assists the committee during the course of the investigation, and during this investigation CAG assists the committee and it is important कि जो 22 लोग हैं उनमें से एक भी उस गवर्नमेंट का मिनिस्टर नहीं होना चाहिए. वो सारे के सारे जो हैं हमारे उस गवर्नमेंट के मिनिस्टर नहीं होंगे. पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे तो प्राइवेट मेंबर्स होंगे या फिर ऑपोजिशन से होंगे, पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका कोई भी मिनिस्टर नहीं होगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. तो ये आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं कि जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे आपको सोल्यूशन का PDF मिल जाएगा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. जल्दी हम आपके पास नया वीडियो लेकर आएंगे. एंड ये हमारा email ID है keeda4is@gmail.com. तो आपकी जो भी एग्ज़ाम से संबंधित क्वेरीज़ हैं आप हमें मेल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल ट्राई इट्स बेस्ट कि आपकी क्वेरीज़ को जल्दी से जल्दी हम रिजॉल्व करें. ओके, सो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम.